प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का वीडियो ट्वीट करते हुए देश के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से नई संसद के वीडियो को अपने वॉइस ओवर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करते वक्त #MyParliament MyPride का इस्तेमाल करना ना भूलें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कुछ लोगों के ट्वीट को रीट्वीट भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में हुई G20 की बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और हम आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बवाल के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है और इस बार सेनेगल यानी राजदंड को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है, जिसे मोदी सरकार नए संसद भवन में रखने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सेनेगल को आजादी के प्रतीक के तौर पर 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सेनेगल को लेकर झूठा नैरेटिव पेश किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि ये राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं और कुछ लोगों की दिमागी उपज है। जयराम रमेश ने ये भी आरोप लगाया कि पीएम और उनकी वाहवाही करने वाले इस राजदंड का इस्तेमाल तमिलनाडु में सियासी फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ ज्ञान है जिसे बीजेपी फैला रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सेनेगल से जुड़े साल 1947 के कुछ दस्तावेज भी सामने आए, जिनसे पता चला कि सेनेगल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। जिसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके आरोप लगाया कि कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेनेगल की अहमियत के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेनेगल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। दरअसल 1947 के बाद इस सेनेगल को प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। संग्रहालय में इसे नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताया गया। हालांकि सेनेगल से जुड़े इतिहास को देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परिवार ने भी साझा किया। राजा जी के परपोते CR केशवन ने बताया कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इस राजदंड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी सलाह खुद सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को दी थी। So when Nehruji asked him, Rajaji did his own research, spoke to people and then advised Nehruji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or Senegal and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. राजा जी की सलाह पर नेहरू जी के हामी भरने के बाद चेन्नई में सेनेगल बनाया गया। इसकी पुष्टि उस परिवार के सदस्य भी कर रहे हैं जिन्होंने सेनेगल बनाया था। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, नई संसद के विरोध से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। नई संसद उद्घाटन विवाद पर पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है। पूर्व नौकरशाहों और राजदूत के साथ इस चिट्ठी में शिक्षाविदों के भी नाम है। चिट्ठी में विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की गई है। कुल 270 लोगों का इस विरोध में पत्र अब सामने आया है। तो नौकरशाह, शिक्षाविद सभी ने विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की है। नौकरशाहों और राजदूत ने यह पत्र लिखा है जिसमें कुछ शिक्षाविदों ने भी साथ दिया है और लगभग 270 लोग हैं जिन्होंने इस विरोध में यह पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महापौर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहां बीजेपी पार्षदों का AIMIM के एक पार्षद से वंदे मातरम ना गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी के पार्षदों ने AIMIM पार्षद की पिटाई तक कर डाली। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहले सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई दिया। मंच पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे।
जिस समय वंदे मातरम गाया जा रहा था, राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी लोग अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। लेकिन आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद और कार्यकर्ता अपनी सीट पर ही बैठे रहे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। कुछ बीजेपी नेताओं ने जब उन्हें राष्ट्रगीत ना गाते देखा तो आपत्ति जता दी। और बीजेपी नेताओं की आपत्ति जताने के बाद दोनों तरफ से बहसाबहसी शुरू हो गई। कुछ ही देर में बीजेपी पार्षद बहस करते हुए AIMIM पार्षद के पास पहुंच गए और धक्का मुक्की करने लगे। गुस्साए बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने AIMIM पार्षद और उसके समर्थकों को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग कराया। लेकिन विवाद तब भी शांत नहीं हुआ। प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा था वंदे मातरम का। हम लोग भी खड़े हुए। खड़े होने के बाद वंदे मातरम जो एक बार हो गया वही होना चाहिए, फिर वो गलत हुआ, फिर दोबारा से हुआ। हम लोग फिर भी खड़े हो गए। तो बीजेपी के कुछ गुंडे आने के बाद बोले कि तुम लोग वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे भाई खड़े तो हैं, और लेकिन बस इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। भारी हंगामे को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। जम्मू कश्मीर में हुई G20 बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीनगर में G20 के दौरान पाकिस्तान ने रोहिंग्याओं को आतंक फैलाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी फिर सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बुलंदशहर में 3 धर्मगुरुओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं मंदिर मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर भी हटाए गए। उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने का काम जारी है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक आड़ में अतिक्रमण किया है वो सभी कार्रवाई की जद में आने वाले हैं। राजस्थान के जयपुर में देर रात आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान की चपेट में आने से कई घर गिर गए, जबकि सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद से अब केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान मनाने की तैयारी में जुटी है, जिसके तहत बीजेपी 160 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान बनाएगी। 1 महीने का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन अलग अलग 4 लोकसभा सीटों पर उन्हें 2 दिन गुजारने होंगे, यानी 1 महीने में ये मंत्री 8 दिनों तक इन लोकसभा सीटों पर रहेंगे। इसके साथ ही संगठन पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो लोकसभा की इन 160 सीटों पर महासंपर्क अभियान चलाकर लोगों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और उनकी राय लेंगे, जिसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि लोकसभा की ये वो 160 सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती है। या फिर इन सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, या फिर कभी जीते ही नहीं। लिहाजा 1 महीने में इन सीटों पर तैनात मंत्री और संगठन के बड़े नेता जनसंपर्क अभियान के जरिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अलग अलग राज्यों में जिन केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती तय हुई है, उनमें S जयशंकर दिल्ली में रहेंगे, जम्मू कश्मीर में हरदीप सिंह पुरी रहेंगे, निर्मला सीतारमण को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है, भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में और पीयूष गोयल राजस्थान में रहेंगे, जबकि धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल में होंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और किरेन रिजिजू को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 9 साल में जो सचमुच जो परिवर्तन जो आया, जो अगर आप जो बड़े योजनाएं भी देखें, जो परिवर्तन जिसके बारे में मैं कह सकता हूं दुनिया बात कर रही है आजकल। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विजय रूपाणी, संबित पात्रा, बिप्लब देव समेत कई बड़े नेताओं को भी इस महासंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। Z News।